हम देख रहे हैं कि बच्चों में काफ़ी कॉमनली सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इमोशनल डिसऑर्डर्स देखे जा रहे हैं। बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पे बैलेंस डाइट की। हैं कपड़े, बिफोर गोइंग टू बेड देयर शुड नॉट बी एनी टीवी और स्क्रीन टाइम। Hello everyone, welcome back to our channel Health First Special. So today we are with Dr. Praveen Suman ma'am. She is a child pediatrician at Gangaram Hospital. Dr. Praveen is an eminent development pediatrician, has received training in developmental behavior pediatrics and focuses specially on child development disorders and disabilities. She has conducted numerous workshops on poor school performance, follow-up high-risk babies and autism. Dr. Praveen has expertise in the medical and the neurodevelopment assessment of the patients with developmental problems and plans the therapies required for the management of the patients. A warm welcome to our channel, ma'am. So, can you tell me about your experience? कैसी रही अभी तक की जर्नी? क्या क्या challenges आपने face करे? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ओवर दिस। एंड अब मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब मैंने शुरू किया डेवलपमेंट पीडियाट्रिक्स में काम करना, तब डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे। और मैंने तब बाहर यूएस में जाके ट्रेन करा, और जब मैं वापस आई और वहाँ पे पूरा फेलोशिप होता था, सब कुछ था। यहाँ पे आके डेवलपमेंट सेंटर्स मैंने चालू किए, लोगों को बताया कि कैसे डेवलपमेंट को इनकरेज किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है, पूरा टीम वर्क किया जा सकता है। ये एक जने का काम नहीं है, क्योंकि एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ डॉक्टर आप हमेशा अकेले काम कर रहे होते हो। पर जब आप डेवलपमेंट की फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको पूरा टीम चाहिए होता है। आपको पूरा साथ में अपने फिजिकल थेरेपिस्ट भी चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर, जो आपको बच्चे के डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर काम करे और हेल्प कर सके। पर उसमें ये बड़ा ज़रूरी है, ये टीम के लिए जो लीडर है उसको जानकारी होनी चाहिए कि उसे क्या कराना है और कैसे कराना है, जो कि एक डॉक्टर बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है। और पीडियाट्रिशियन इस चीज़ों के लिए बहुत ट्रेंड होते हैं। तो तब इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई और डेवलपमेंटल और बिहेवियरल पीडियाट्रिक जैसी स्पेशलिटीज़ डेवलप हुई। तो अब पिछले 20 सालों में हमने डेवलपमेंट और बिहेवियर पीडियाट्रिक्स को इतना डेवलप किया है कि इसके अंतर्गत हम लोग फेलोशिप करते हैं, सारे पीडियाट्रिशियंस को ट्रेन करते हैं। और ये इंडिया में एक IAP एक बॉडी होती है जिसके अंतर्गत किया जाता है, और उसमें ऑल ओवर इंडिया देयर आर 20 सीट्स जहाँ पे डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। तो हमारा सेंटर गंगाराम नॉर्थ इंडिया में एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे पीडियाट्रिशियंस को हम ट्रेन करते हैं, ताकि वो भारत के दूसरी जगहों पे जाके और लोगों को हेल्प कर सकें। सो ये हमने किया। और इनफैक्ट अब हम इंटरनेशनल भी हम लोगों ने नेपाल से, लास्ट ईयर हमने नेपाल से, भूटान से, ये इन लोगों को भी हम हेल्प कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वीकर सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं वो लोग भी। तो हम उन लोगों की भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और वहाँ उन लोगों को भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग। आप इतनी जगह सर्विसेज दे रहे हैं। सो इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थ्रू आउट। जब हमने शुरू किया तो एक तो अवेयरनेस नहीं थी, डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस नहीं थी, पेशेंट्स में भी अवेयरनेस नहीं थी। तो किसी को भी डायग्नोज करना इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं थी। अभी भी नहीं है, बट स्टिल आई वुड से कि ओवर द ईयर्स मीडिया में पिक्चर्स आई हैं, मूवीज़ आई हैं, अब इंटरनेट के ज़रिए काफ़ी चीज़ों की अवेयरनेस हो गई है। स्कूलों में और बड़े बड़े शहरों में जैसे मेट्रो और दिल्ली जैसे शहरों में तो काफ़ी आजकल स्कूल में काफ़ी सपोर्ट सिस्टम है। जब हमने शुरू किया था तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो पर मुझे एक तरह से मुझे खुशी भी होती है कि अब इतनी अवेयरनेस और इतने बच्चों को हेल्प मिल पा रही है, बट still there is a long way to go. Yes, ma'am. Okay, what are the key developmental milestones that parents should be aware of in the first year of the child life, and how can parents support and encourage the child development during that time? फर्स्ट ईयर जो है बच्चे का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजर माइलस्टोन जो हैं आप इस दौरान में अचीव करते हो। अपना बैठना, चलना, बात करना, सारे मेजर माइलस्टोन इस दौरान में अचीव हो जाते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे पेरेंट्स और हमारे डॉक्टर्स अवेयर हों कि किन किन बच्चों को हमें देखना है। आइडियली तो डेवलपमेंट हर बच्चे की फॉलो होनी चाहिए, बट हर एक को फॉलो करना क्लोजली बहुत आसान नहीं होता क्योंकि हमारी इतनी पॉपुलेशन है। तो इन दैट केस हम लोग बोलते हैं हाई रिस्क कैटेगरी। कुछ बच्चे होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं, जैसे कोई प्री मैच्योर है या कोई नर्सरी में रहा है या कोई किसी की फैमिली हिस्ट्री में है, कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, या कुछ भी जन्म के समय ऐसा प्रॉब्लम आई है या किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो हम उन बच्चों को हाई रिस्क बच्चे बोलते हैं। तो उन बच्चों की डेवलपमेंट को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा कब गर्दन संभाल रहा है, कब बैठ रहा है, तो वो डॉक्टर्स के सुपरविजन में होना चाहिए, स्पेशली डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गर्दन संभालना, और बहुत ज़रूरी है, जो कि नॉर्मली 4 महीने तक बच्चे को गर्दन संभाल लेनी चाहिए। और इनफैक्ट सबसे पहला माइलस्टोन जिसको हम कहते हैं सोशल स्माइल, जो 1.5 से 2 महीने पे बच्चे का अचीव होता है, तो हर बच्चा जो है 2 महीने तक सोशल स्माइल अचीव कर लेनी चाहिए। सोशल स्माइल होता है कि जब आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में वो स्माइल करे कि वो लोगों को देख के खुश हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं, और अगर ये नहीं आता आ रहे तो ये हमारे को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए पेरेंट्स को कि क्या हो रहा है। सेकेंडली फिर मोटर माइलस्टोन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट ईयर्स में। जैसे मैं बताया कि हेड कंट्रोल है, 4 महीने पे आ जाना चाहिए। 6 से 8 महीने के बीच में बच्चे को बैठना शुरू कर देना चाहिए। अगर कोई बच्चा 8 महीने पे नहीं बैठ रहा तो हमारे को अलर्ट हो जाना चाहिए। ऐसे ही है चलने का और खड़े होने का। 1 साल पे बच्चे को इंडिपेंडेंटली स्टैंड करना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो ज़रूर डॉक्टर को देखना चाहिए, और स्पेशली अगर वो हाई रिस्क बच्चा है तब तो उसको रेगुलरली डेवलपमेंटल असेस होनी चाहिए और उसको अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में एनरोल होना चाहिए। और फिर ये रही मोटर स्किल्स की बात, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है बच्चा फर्स्ट ईयर में इंटरैक्ट करे, खेले, बात करे। 1 साल पे बच्चा जो है नॉर्मली पॉइंट करना, इंटरैक्ट करना, सिंपल चीज़ें जैसे ताली बजाना, पीकाबू, झात करके, इस तरह की जो गेम्स होती हैं वो सारी उसको जो हमने खेलनी बचपन चाहिए में करी हैं। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं जिसको हम बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बट आज के समय में जैसे हम देख रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी आ रही हैं सोशल कम्युनिकेशन वाले की, तो हमें ये चीज़ों को जल्दी से जल्दी पिकअप करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम उसको अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा अच्छा कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। ओके। Hostel facility available for children with special need, autism, learning disability, intellectual disability, Down syndrome and other disorder. Only at Holy Heart Special School in Dwarka, More Delhi. Learning today, leading tomorrow. So next question is red flags क्या हो सकते हैं, warning signs क्या हो सकते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चे की डेवलपमेंट में देखना है, और उस पर फिर कब हम उनको पेरेंट्स को प्रोफेशनल की हेल्प या इंटरवेंशन लेनी चाहिए? तो आजकल तो काफ़ी, जैसे रेड फ्लैग्स की हमने बात बताई, हर एज में अलग होता है। अगर हम पहले 3 साल एज ए डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन, मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि पहले 2 से 3 साल बहुत गोल्डन पीरियड होता है बच्चों की डेवलपमेंट का, जिसको हम बोलते हैं 1000 डेज़। और पीडियाट्रिशियन ने आजकल एक मुहिम भी निकाला है जिसके अंतर्गत वो लोग सारे पीडियाट्रिशियंस को ट्रेन कर रहे हैं कि फर्स्ट 1000 डेज़ में बच्चों को बहुत स्टिमुलेशन मिलना चाहिए और इंटरवेंशन मिलना चाहिए ताकि बच्चे जो है अच्छी तरह डेवलप कर सकें। तो अगर इन फर्स्ट 3 इयर्स की हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे मैं बताया, बच्चे का गर्दन संभालना। 4 महीने पे अगर बच्चा गर्दन नहीं संभाल रहा, 6 से 8 महीने में बच्चे ने बैठना शुरू नहीं किया, और साल पे बच्चे ने अगर खड़ा होना शुरू नहीं किया, और 1.5 साल पे बच्चा जो है कोई भी शब्द समझ के नहीं बोल पा रहा, स्पीच नहीं आ रही है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग साइंस है एज अ पेरेंट और एज अ जनरल पीडियाट्रिशियन कि हम इस बच्चे का ज़रूर एक बार डिटेल्ड इवैल्यूएशन करें, ताकि अगर कहीं पे कमी आ रही है, जैसा मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट पीरियड है, इसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इस समय ब्रेन बन रहा है बच्चे का, तो उसको मॉडिफाई करना आसान है। उसको इंटरवेंशन और एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बहुत सारे डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हो, एंड यू कैन हैव अ वेरी गुड रिजल्ट्स एज फार एज द आउटकम इज कंसर्न। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना। नहीं, कुछ पेरेंट्स का कहना होता है कि इसके पापा भी लेट बोले थे तो ये भी लेट ही बोलेगा, तो उसके लिए मतलब क्या दें हम पेरेंट्स तो को?
वो ये जो कुछ मिथ हमारे सोसाइटी में चल रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड, ऐसा देखा गया है कि हमारे बच्चे बोल नहीं रहे, तो हम यही बोलते हैं कि कोविड था, बच्चे को घर में किसी ने बात नहीं की, घर से बाहर नहीं निकला, या पापा लेट बोलते हैं। ये सारे जो हैं ये हमारे मिथ चल रहे हैं। बोलना एक एस्पेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो सकता है कि फादर ने लेट बोला है तो बच्चा भी लेट बोल रहा हो, पर बोलना इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक है बोलना, एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज जिसको हम स्पीच बोलते हैं, बट उससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है उसको हम कहते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, जिसको हम कम्युनिकेशन का नाम देते हैं कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको मेरी बात समझ आनी चाहिए। तो अगर बच्चा हमारी बातों को समझ रहा है, हमारे में इंटरेस्ट दिखा रहा है, फॉलो कर रहा है, एज अप्रोप्रिएट जितनी उसकी उम्र है और जो समझना चाहिए, अगर वो सब कर रहा है तो हमें बोलने के लिए हम वेट कर सकते हैं। पर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बोल नहीं रहा तो उसकी एक बारी स्क्रीनिंग ज़रूर हो जानी चाहिए, उसके लिए वेरियस टेस्ट अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी ठीक है। सो हाउ डज प्ले कंट्रीब्यूट अ चाइल्ड डेवलपमेंट? प्ले का क्या रोल होता है और what types of play are most beneficial for different stages of for development? प्ले जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोशल डेवलपमेंट। सो एज आई टोल्ड यू, देर आर डेवलपमेंट में डिफरेंट डोमेन्स हैं। वन इज़ अ मोटर डोमेन, वन इज़ अ लैंग्वेज डोमेन, वन इज़ इन कॉग्निशन, एंड ऐसे ही एक होता है सोशल एंड इमोशनल। तो सोशल एस्पेक्ट के लिए बच्चे का खेलना बड़ा ज़रूरी है, और खेलने के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों के साथ में खेले। उसमें खेल में भी कई तरीके के खेल होते हैं। पहला होता है कि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहा है, एक होता है वो लोगों के साथ खेल रहा है, सोशल प्ले जिसको बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि इसी से ही बच्चे की नॉर्मल लर्निंग होती है एज फार एज लैंग्वेज इज़ कंसर्न, इंटरेक्शन इज़ कंसर्न। तो सोशल कम्युनिकेशन हम इसको बोलते हैं। और सिमिलरली ऐसे ही इमोशनल डेवलप होता है, बच्चा दूसरों से कनेक्ट होता है तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा एज अप्रोप्रिएट प्लेज करे। तो वो डिफरेंट टाइप्स के प्लेज होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, देर आर ऑनलुकर प्ले, देर इज़ अ एसोसिएटिव पैरेलल प्ले, देर इज़ एन कोऑपरेटिव प्ले, देर इज़ एन एसोसिएटिव प्ले। सो हर लेवल पे, एज पे डिफरेंट टाइप्स के प्ले होते हैं जिसके लिए बच्चे को एक्सपोज करना चाहिए और उसको वो सारी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए उसमें। Okay. So what are the some common challenges, issues that children may face in their social and emotional development, and how then parents can navigate, help the child? कैसे पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ को? सोशल इमोशनल, जैसे कि हमने बताया कि स्पेशली आज के दौर में हम देख रहे हैं कि बच्चों में काफ़ी कॉमनली सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इमोशनल डिसऑर्डर्स देखे जा रहे हैं, जिसके मल्टीपल रीजंस हैं कि बच्चों को वो एनवायरनमेंट भी नहीं मिल रहा है। देयर इज़ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द स्क्रीन रादर देन विद द ह्यूमन बींग्स। वो लोगों से कम इन्वॉल्व होते हैं और चीज़ों में और टीवी स्क्रीन में ज़्यादा रहते हैं। प्लस पेरेंट्स भी बहुत बिजी हो गए हैं, पेरेंट्स भी के पास भी कम टाइम होता है, और फैमिली स्ट्रक्चर्स भी छोटे। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दिस, तो जिसकी वजह से सोशल इंटरेक्शन कम हो रहा है। तो सोशल इंटरेक्शन प्लस देयर आर सर्टन रीज़न जिसकी वजह से ये ब्रेन से ही होता है, जिसका रीज़न हमें नहीं पता है एग्जैक्टली कि क्यों होता है। कई बच्चों में वो सोशली कनेक्ट ही नहीं होना चाहते हैं, वो अपने से ही रहना चाहते हैं। कई डिसऑर्डर्स हैं इस तरह के, जैसे आपने सुना होगा ऑटिज़म एंड ऑल। तो ये सारे जो चीज़ें हैं उस वजह से बच्चे की सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही होती। तो बड़ा ज़रूरी है कि पेरेंट्स पहले शुरू के जो हमने बोला गोल्डन पीरियड टाइम है, उसमें बच्चे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। वार्निंग साइंस का और रेड फ्लैग साइंस का ध्यान रखें। अगर ऐसा कुछ रेड फ्लैग साइंस आ रहा है तो जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की कंसल्ट करें और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि हमें उसे लेबल ही करना है। अगर हमें कहीं भी लाल झंडी नज़र आ रही है तो बेटर है कि उसको हेल्प कंसल्ट करके उसको हेल्प करना शुरू कर दो। तो 3 इयर्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स अगर जॉब भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको मैनेज करना है, क्योंकि बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके फ्यूचर की लाइफ के लिए। ओके, सो न्यूट्रिशन कैसे इम्पैक्ट करता है चाइल्ड डेवलपमेंट पे फिजिकली और मेंटली, एंड ऐसी कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं या डाइटरी कंसिडरेशन है जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड में डेवलपमेंट आती है?
न्यूट्रिशन देखो, एज अ पीडियाट्रिशियन, इन फैक्ट आई वुड से दिस इज द टाइम व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग फिजिकली ऑल्सो। तो जहाँ तक हम फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पे बैलेंस डाइट की, स्पेशली विद हाई प्रोटीन्स। जितनी प्रोटीन डाइट होएगी उतना बच्चे के लिए अच्छा है। बट हमारा कल्चर जिस तरीके से है कि बच्चे को जो है इंस्टेड ऑफ बैलेंस डाइट मोस्ट ऑफ द टाइम 5-5 साल तक बच्चे जो है दूध मिल्क डाइट पे ही होते हैं। वी प्रेफर टू गिव मिल्क जिसमें कि आयरन बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो माई सजेशन इज़ टू पुट द चाइल्ड ऑन नॉर्मल डाइट, जो आप घर में बना रहे हैं, जैसा भी बना रहे हैं, जितना आप खाना खा रहे हैं वैसा खाना बच्चे को दीजिए, ताकि बच्चे को बैलेंस डाइट मिल सके। और दूध को बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ मेक श्योर कि उसको प्रोटीन, हाई प्रोटीन जा रहा है इन डिफरेंट फॉर्म्स में। और क्योंकि इंटरनेट पढ़ के और कई चीज़ें करके लोग काफ़ी बच्चों की डाइट बंद कर देते हैं, मैंने ऐसा देखा है। बच्चों की डाइट में कुछ भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस उनको कोई स्पेसिफिक एलर्जी है, जैसे ग्लूटेन किसी को एलर्जी है तो आप करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये ग्रोइंग पीरियड होता है। इनफैक्ट दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम, इससे बच्चे में डेफिशिएंसीज डेवलप हो जाती हैं जो हम देखते हैं। तो ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट, जो आप खाना नॉर्मल तरीके से घर पे बना रहे हैं वो खाएं, कुछ भी आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी जो भी नॉर्मल डाइट है उसको फॉलो करें। और कोई भी स्पेशल एक्स्ट्रा डाइट से नहीं होएगा। नॉर्मल खाना देना है, कुछ बंद नहीं करना, मीठा बंद कर दो, ये बंद कर दीजिए, ये शुरू कर दो, जब तक उस बच्चे को कोई मेडिकल रीज़न नहीं है। ठीक है, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ऑब्वियसली उसको दूध बंद करना है। बट अगर कोई मेडिकल रीज़न नहीं है तो आपको कुछ भी रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। बट डेफिनेटली यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं दे रहे हैं जो बच्चे के लिए ठीक नहीं है, विच ऑल एज अ पेरेंट हम सब लोग अवेयर होते हैं। बाकी नॉर्मल जो भी आपके घर पे खाना बन रहा है, फ्रेश गुड फूड जो आप बना रहे हैं वो आप बच्चे को सर्व कर सकते हैं। मतलब बॉयल दाल हो गई, रोटी, चपाती, सब चीजें खिलाएं, कुछ खिलाना वो नहीं करना कि नहीं खिलाना, ये नहीं खिलाना या ये नहीं देना, उल्टा जरूर देना है, ताकि एक तो बच्चे को खाने की हैबिट पड़ेगी, प्लस सारे न्यूट्रिएंट जाएंगे इन अ बैलेंस। कुछ पेरेंट्स के कंप्लेन होते हैं कि हमारा बच्चा नहीं खाता है, मतलब एज ऑफ 3 में भी वो नहीं खा रहा, बस वो उसको चिप्स का पैकेट दे दीजिए, बस वही खाएगा और कुछ नहीं खा रहा, तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? इन दैट केस हमें ये देखना है कि बच्चा जो नहीं खा रहा कि उसको कितना ऑफ़र किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं दे भी रहे होते हैं तो वो प्यूरी के फॉर्म में, या उसको जब बच्चे की एज होती है खाना, जैसे हम बोलते हैं एज ए डॉक्टर 6 से 8 महीने पे आप वीनिंग शुरू करते हैं और धीरे धीरे आप उसको सेमी सॉलिड से सॉलिड फूड पे आप उसको शिफ्ट करते हैं। तो हर चीज़ की एज होती है, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप उस एज पे उसको इंट्रोड्यूस करें चीज़ों को। क्या होता है कि बहुत लेट तक हम इंट्रोड्यूस ही नहीं करते, सेमी सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस ही नहीं करते, क्योंकि बच्चा नहीं खा रहा है या कुछ भी रीज़न है। तो अगर हम नहीं इंट्रोड्यूस करें तो बच्चा वैसे ही नहीं खाएगा। सेकेंडली हमारे को बहुत ज़रूरी है, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने बताया बच्चे मिल्क डाइट पे ही होते हैं, तो पेरेंट्स ऑल्सो प्रेफर, टाइम भी कम होता है, एनर्जी भी, कि चलो अच्छा दूध पिया, बच्चे का पेट भर गया, दूध बहुत अच्छा है, वो नहीं करना है। दूध ही नहीं है सिर्फ, दूध बाकी सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं। 1 साल के बाद हमें कोशिश करनी है बच्चे को दूध को कम करना है, और नॉर्मल डाइट्स में जैसा हम खाना खा रहे हैं, जो माँ खाना खा रही है वही खाना बच्चे को खाना है। दैट इज़ दी इम्पॉर्टेंट मैसेज, वो ज़रूर देना है, ताकि ये बच्चा अपनी उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की वो पूरी हों। दूध से नहीं होती हैं पूरी, तो बच्चा नहीं खा रहा तो एक तो हम उसको इंट्रोड्यूस करें, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करें, प्लस उसके बिहेवियर्स को कंट्रोल करें। बच्चे को बड़ा कन्वीनियंट है कि वो रो के या रिजिड बिहेवियर करके, अगर उसको पता है कि मैं ऐसा बिहेव करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, तो हमें उसके रॉन्ग बिहेवियर्स को रीइंफोर्स नहीं करना, हमें उसके राइट बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करना है। तो इन सारी चीज़ों पे काम करना वेरी इंपॉर्टेंट, कि पेरेंट्स को उस चीज़ पे ध्यान रखना है, और अगर नहीं रखेंगे तो फिर उन्हीं को सहना पड़ेगा। ठीक है मैम, इट्स अमेजिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू कि स्लीप हैबिट्स कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं पेरेंट्स के लिए, क्या कर सकते हैं, और स्लीप इज़ रिकमेंडेड फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स में, कितना स्लीप एक बच्चे को चाहिए,
और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इन एडुकेट स्लीप ऑन द डेवलपमेंट? देखो, स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट एंड स्लीप आर टू इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट। तो स्लीप का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मेंटेन करना है कि स्लीप हाइजीन एक चीज़ होती है जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए, जो आई एम प्रिटी श्योर कि आज के डेट में मोस्ट ऑफ द पेरेंट डोंट इवन बॉदर। हम रात को लेट सोते हैं, खाना टीवी देखते देखते सो जाते हैं, खाना खाया फटाफट ये करके। सो हमें स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, टाइम से खाना खाना है। 8 बजे आपने खाना खाया, 1-2 घंटे के बाद में आपने चेंज करने हैं कपड़े। बिफोर गोइंग टू बेड देयर शुड नॉट बी एनी टीवी और स्क्रीन टाइम। कपड़े चेंज करने, हाथ मुंह धोना है, कपड़े चेंज करके आपको एक रूम में जहाँ पे डिम लाइट है, जहाँ पे एनवायरनमेंट इज सूदिंग फॉर योर स्लीप, जिससे जो है नॉर्मल और अच्छी स्लीप, हेल्दी स्लीप इंड्यूस होती है, उस तरह का एनवायरनमेंट रखना है। तो जल्दी सोएंगे, जल्दी उठना है, स्लीप साइकिल को मेंटेन करना है। स्पेशली आप देखते होंगे आजकल मेट्रो सिटीज़ में बच्चों को बहुत ज़्यादा स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है, इसलिए देयर इज़, क्योंकि पूरा दिन रात देयर इज़ सो मच स्टिमुलेशन टू द ब्रेन। सोने से पहले वो स्क्रीन पे बच्चे लगे हुए होते हैं, टीवी देखते देखते ही सोएंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। और जहाँ तक सोने का सवाल है, 6 से 8 घंटे, अगर 6 से 7 घंटे हमारे को स्लीप मिल रही है बच्चों को, तो दैट्स सफिशिएंट। कई बच्चे दिन में नहीं सोते हैं, ऐसा देखा जाता है, तो पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं कि नहीं सो रहा। सो अगर एक बच्चा एक्टिव है, बाकी सारी चीज़ें ठीक कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है, और वो सिर्फ रात को 6-7 घंटे सो के उसका अगर साइकिल से उसका लाइफस्टाइल मेंटेन हो रहा है, तो नथिंग टू वरी। हाँ, नथिंग टू वरी, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 10 घंटे सोना है या 7 घंटे। 6 से 7 घंटे इज़ अ सफिशिएंट स्लीप टाइम, और हर एक की बॉडी की नीड भी डिफरेंट होती है, तो वो ज़रूरत है तो छोटे बच्चों को हम आधा घंटा दिन, 1 घंटा दिन में नैप टाइम दे सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा दिन में सुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कुछ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं उस टाइम, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि स्क्रीन टाइम बहुत मैटर कर रहा है आजकल, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कैसे हम बच्चे को ठीक करें कि नहीं भाई स्क्रीन टाइम नहीं देखना, आप कुछ और एक्टिविटी में एंगेज करो, उसके लिए आप क्या कह सकते हैं पेरेंट्स को? तो स्क्रीन टाइम एक इम्पॉर्टेंट इशू बन गया, स्पेशली कोविड के बाद से, क्योंकि कोविड में इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है, तो हम उसका आफ्टर इफेक्ट आप देख रहे हैं हमारी प्रैक्टिस में। बच्चे आते हैं जिनको बोलने का प्रॉब्लम है, जिनको सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चों ने 10-10, 12-12 घंटे एक दिन में फ़ोन देखा है, टीवी देखा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें ऐसा लगता है, बहुत सारे पेरेंट्स जो यंग पेरेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि बच्चे को सिखाना है तो पोएम चला दो, राइम दिखा दो, उससे बच्चा सीखेगा। हमारे को इतने छोटे बच्चे में सीखने की कोई चिंता नहीं है, बच्चा बहुत अच्छा सीख जाएगा जैसे जैसे उसकी एज होएगी। इस समय पे हमें उसकी बेसिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, जिसमें मोटर डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन, लोगों से मिलना, लोगों को देखना, लोगों के पास जाना, बात करना और खेलना, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं आजकल पेरेंट्स को यही कहती हूँ, आज आप बच्चों की पढ़ाई की चिंता छोड़ दो, बच्चों को खिलाने की चिंता करिए। खेलना जितना सीखेंगे बच्चे, उनकी लर्निंग उतनी अच्छी होएगी। तो अब मैं देख रही हूँ कि उनकी मेंटल डेवलपमेंट पे फ़र्क आ रहा है, उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे। आप अगर बच्चा बैठ के पूरा दिन टीवी देख रहा है, उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, ओबेसिटी इतना रेस उसका बढ़ गया है, इंसिडेंस इतना बढ़ गया है, काफ़ी हम देख रहे हैं बच्चों का मोटापा, उससे उनकी हार्मोनल चेंजेस, पीसीओडी, बड़े बड़े बहुत सारे एडोलेसेंट बच्चों में भी काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सारा जो, और प्लस उससे बच्चे की एकेडमिक्स, सो इट इज़ affecting not only the development, it is affecting the overall personality of a child, which is leading to disturbance in the family. फिर फैमिली में भी डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, पेरेंट्स अपसेट होते हैं, वो बच्चों को डांट रहे हैं, बच्चों का इरिटेबिलिटी लेवल बढ़ रहा है। सो वी नीड टू सी दैट इट इज़ अफेक्टिंग एवरीवेयर। चारों डोमेन्स में बच्चे का डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है स्क्रीन टाइम से। Okay, so what role does early intervention play in supporting children with developmental delays or disabilities? How can parents assess the appropriate resources and services for the child? Early intervention and early stimulation program is the key to success in children with developmental problems. यही एक चाबी है जिससे हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के लिए कोई भी
इलाज नहीं है, कोई भी दवाइयाँ नहीं हैं. इट इज़ द अर्ली स्टिमुलेशन एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन. इन फैक्ट जितनी जल्दी हम पता लगाते हैं कि बच्चे को दिक्कत आ रही है और उसको स्टिमुलेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो बच्चा डेवलपमेंटल नॉर्मलाइज कर सकता है, क्योंकि ब्रेन में वो माइलस्टोन सीखने की एक पर्टिकुलर एज है. अगर आप उसी समय उसको सिखा रहे हो तो वो बच्चा जल्दी कैच कर रहा है. जितनी वो एज निकलती जाती है हमारे लिए मुश्किल होता जाता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट उनको सिखाना. तो इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन को हम डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स में की मानते हैं कि इसके ऊपर फोकस किया जाए. मैंने शुरुआत में भी बोला, अब मैं आखिर में भी यही बात मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि फर्स्ट 3 इयर्स को बहुत क्रिटिकल माने. पेरेंट्स भी, पीडियाट्रिशियंस भी, बाकी प्रोफेशनल भी जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि अगर जो भी हम बच्चे में बदलाव ला सकते हैं वो पहले 3 साल में ला सकते हैं, विच कैन बी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. उसके लिए पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा. उसके लिए काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं आजकल. सारे हॉस्पिटल्स में डेवलपमेंटल सेंटर्स हैं, प्लस डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस अवेलेबल हैं जिनके पास जाके वो चेकअप करा सकते हैं. सेकेंडली देयर आर लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल जो घर पे आके होम बेस्ड थेरेपीज, ऑनलाइन थेरेपीज, देयर आर लॉट ऑफ हेल्प इज नाउ अवेलेबल. So I think parents should look for this, especially if the child is high risk. अगर बर्थ के समय कुछ भी ऐसा कंसर्न है या बच्चे को न्यूरोलॉजिकल या जेनेटिक या कुछ और डिसऑर्डर है, तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है उस बच्चे को रेगुलर चेकअप करके अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में एनरोल किया जाए. एक्सेप्टेंस नहीं होती है, उसको हम कैसे कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस 2 तरीके से आएगी. एक आएगी एजुकेशन से. जितना हम पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो एजुकेटेड नहीं है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. अगर हम अभी हेल्प नहीं कर रहे बच्चे को तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सेकेंडली, बाय मेकिंग द सोसाइटी मोर एंड मोर अवेयर. जितना सोसाइटी से हेल्प मिलेगा, लॉट ऑफ पीपल डू नॉट एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें पता है कि ये स्टिग्मा हो जाएगा या उनको या उनके बच्चे को लोग दूसरी नज़र से देखेंगे. तो बड़ा ज़रूरी है कि पेरेंट को भी हम एजुकेट करें, एट द सेम टाइम सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करें कि दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सो दैट हम इन बच्चों को एक्सेप्ट करें, इनको हेल्प करें. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. इनको हेल्प करें और सोसाइटी में इंटीग्रेट करें. ओके मैम, लास्ट मैसेज फॉर आवर चैनल, फॉर आवर व्यूअर्स, फॉर आवर पेरेंट्स जो देख रहे हैं हमें. सबसे इम्पॉर्टेंट यही मैसेज है, एज अ डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन प्लीज़ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एट द अर्लीएस्ट. जैसे ही आपको डाउट हो, आप वेट नहीं करें कि प्रॉब्लम बहुत बढ़े, उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें और उसको हेल्प करें, इंटरवेंशन सर्विसेज दिलाएं, ताकि इस समय की छोटी सी हेल्पिंग एक्टिविटी बच्चे को लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी से बचा सके. आई होप हमारे पेरेंट्स को सारे क्वेश्चंस का जवाब मिला हो, और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस अमेजिंग नॉलेज, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.